मध्य प्रदेश में मृदा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से हर बार आपके अगर एमपी ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आते हैं या 8 क्वेश्चन आते हैं तो तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन आपको सॉइल से देखने को जरूर मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं और ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट भी होते हैं। लेकिन चूंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग में इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसके ऊपर हम अच्छे से श्योर हों और अपने दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि आपके गलत करने से इस बार आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक, तो आइए हम मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि भारत का भूगोल जब आप पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में आप देखते हैं कि ICAR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अनुसार भारत में टोटल 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। ठीक, 8 प्रकार की मिट्टियां हैं और इन 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स को की अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक, अब प्रीलिम्स एग्जाम में सॉइल से कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है वो, एक तो हम पढ़ेंगे यहां पर अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी मृदा का वर्गीकरण। ठीक, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की अलग अलग सॉइल्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, इन्हीं सभी सॉइल्स के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फीचर्स जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि कौन सी सॉइल में कौन से मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं हमें, या किस सॉइल में मिनरल्स के अलावा, जैसे कई बार पूछता है कि किस सॉइल में कौन से मिनरल्स हैं या नहीं है। कई बार उस सॉइल का नेचर पूछ लेता है, प्रकृति कैसी है मृदा की, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है ना, कौन सी मृदा में ह्यूमस पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, किसमें नाइट्रोजन मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछता है। ठीक, और एक और प्री में क्वेश्चन पूछता है वो सॉइल से रिलेटेड, वो है सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन से जुड़े हुए क्वेश्चन भी यहां से भी क्वेश्चन पूछता है ना। और सॉइल इरोजन में बेसिकली जो स्पेशली जो वाटर इरोजन है, जल अपरदन है, वहां से सवाल पूछता है। ठीक, और एक बात ये भी पूछी जा सकती है कि पर्टिकुलरली जो ये 5 टाइप की ऑफ सॉइल्स हैं, इनके प्लेस पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मालवा का पठार है ना, तो मालवा प्लेट्यू में आपको मिलती है ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल की भी क्लासिफिकेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बुंदेलखंड रीजन है, तो बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड प्लेट्यू में कौन सी सॉइल मिल रही है, तो बुंदेलखंड प्लेट्यू में मिल रही है आपको मिक्स्ड सॉइल, है ना। तो क्लासिफिकेशन पूरा हम देखेंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर है जहां से सॉइल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो मृदा के सॉइल के निर्माण में, सॉइल फॉर्मेशन में उपयोगी हैं या सहयोगी हैं, है ना। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, मृदा के निर्माण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, एक ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मृदा के निर्माण में आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये MPPSC फाउंडेशन कोर्स है, ऑफलाइन मोड इंदौर ब्रांचेस पर अवेलेबल है। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, और ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है। ठीक, 500 प्लस क्लासेस हैं, 2 इयर्स 2 साल तक बार बार देखने की आपको सुविधा है उस कोर्स में, और 2 वर्षों तक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क उपलब्ध है। अगर आप MPPSC के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 8750187501 पर कॉल कर लें और दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आप अदर फर्दर डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन पर इंपैक्ट डालते हैं। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बात करते हैं हम कि सबसे पहला फैक्टर है पैतृक शैल, पेरेंट रॉक्स। दोस्तों, पेरेंट रॉक्स का क्या रोल है? पेरेंट रॉक्स, ध्यान से सुनिएगा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है रॉक्स के डेन्यूडेशन से। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? चट्टानों के अनाच्छादन से। अनाच्छादन में अपरदन भी शामिल है, अपक्षय भी शामिल है। तो चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसका मतलब कि किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन में रॉक का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो पेरेंट रॉक यानी जो भी पैतृक शैल होगी, जो भी पैतृक चट्टान होगी, वो मिट्टी की संरचना डिसाइड करेगी कैसी होगी, वो मिट्टी की संरचना के अलावा मिट्टी का रंग कैसा होगा और मिट्टी में किस प्रकार के खनिज मिलेंगे, इन सभी बातों का निर्धारण इसके माध्यम से होगा। तो ध्यान रखिएगा, मृदा की संरचना, मृदा का रंग, इंपॉर्टेंट बात है, मृदा की संरचना, मृदा का रंग
और मृदा के रंग के अलावा मृदा में कौन कौन से खनिज देखने को मिलेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात क्या? उसके बाद तुम देखोगे तो दूसरा फैक्टर है जलवायु। क्लाइमेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। क्लाइमेट में दो चीजें, जब भी जलवायु की बात है आप दो बातें याद रखिए, एक तापमान और दूसरा वर्षा। ठीक, टेम्परेचर अभी अगर मान लीजिए ज्यादा है, किसी क्षेत्र में तापमान ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो अधिक होगी। ठीक है, एक फैक्टर। और अगर टेम्परेचर कम है, दूसरी बात, अगर टेम्परेचर कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत ज्यादा नहीं होगी। दूसरा फैक्टर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो उससे किस प्रकार की मृदा बनेगी? ध्यान रखिएगा, उससे क्षारीय या शुष्क मृदा का विकास होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि मृदा के निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं या मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक, तो अलग अलग ऑप्शंस लिखेंगे, आपको बताना होगा। और अगर आप रेनफॉल की बात करें, अगर मान लीजिए रेनफॉल कहीं पर बहुत ज्यादा है, हाई रेनफॉल है, हाई रेनफॉल भी है, हाई टेम्परेचर भी है, उच्च वर्षा और उच्च तापमान, जैसे प्रायद्वीपीय भारत के पठार में देखने को मिल रहा है, केरल में देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न घाट में देखने को मिल रहा है, तो जब भी हाई रेनफॉल होती है, उच्च वर्षा होती है, तो लीचिंग का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? लीचिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, और उस लीचिंग प्रोसेस की वजह से, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, उस लीचिंग प्रोसेस की वजह से वहां पर बनती है लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाई रेनफॉल होगा तो निक्षालन की क्रिया होगी, ध्यान रखिएगा। हाई रेनफॉल होगा तो निक्षालन की क्रिया होगी, और उस निक्षालन की क्रिया को बोलते, उस लीचिंग प्रोसेस से बनती है कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मृदा का विकास होता है। डन। जैव विविधता या सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ह्यूमस का विकास, जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, उससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण होता है। एक और फैक्टर है, वो है दूसरा फैक्टर है उच्चावच, रिलीफ फीचर। अगर मान लीजिए कोई ढालदार भूमि है, स्लोपी रीजन है, स्लोप है, ढालदार भूमि है, तो ढालदार भूमि होगी, तीव्र ढाल होगा, तो क्षरण ज्यादा होगा, अपर्दन ज्यादा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। और उसके अपर्दन ज्यादा होने की वजह से उस क्षेत्र में एक परिपक्व मृदा का विकास नहीं होगा, एक मैच्योर सॉइल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और दूसरा, अगर ढाल सामान्य है, ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर सामान्य ढाल है, आई मीन मैदानी क्षेत्र है मान लीजिए, तो उस मैदानी क्षेत्र में मृदा का, उस क्षेत्र में अवसादों का निक्षेपण होगा, तो आसानी से क्षरण नहीं होगा, वहां पर डिके नहीं होगा, सॉइल का इरोजन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं बात क्या? और उसकी वजह से ही ध्यान रखना है, निक्षेपण की क्रिया होगी तो कैसी मिट्टी का विकास होगा? वहां पर जलोढ़ मिट्टी बनती है, आपको पता है, मैदानी क्षेत्र में अवसादों के निक्षेपण से, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है, और उससे मृदा की संरचना मजबूत होती है, एक मैच्योर सॉइल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर याद रखना है। दूसरा एक फैक्टर और है टाइम। टाइम का क्या रोल है सर? टाइम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टाइम मृदा के परिच्छेदिका के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाइम मृदा के परिच्छेदिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फाइनली अगर अब आपसे पूछा जाए कि मृदा निर्माण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो मृदा निर्माण के लिए सबसे पहला कारक आप बताएंगे सर, पैतृक शैल उत्तरदायी है ना, पेरेंट रॉक। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका, पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में आपको बेसोल्टिक लावा निकल कर आया है ना, तो वहां पर कौन सी चट्टान है? वहां पर है बेसोल्टिक चट्टान। ठीक, वहां पर कैसी रॉक है? बेसोल्टिक रॉक है। और अगर दोस्तों कहीं पर बेसोल्टिक रॉक है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कहीं पर अगर बेसोल्टिक चट्टान है, बेसोल्टिक रॉक है, तो उसकी वजह से वहां पर हमेशा याद रखिएगा, इसके अनाच्छादन से, डेन्यूडेशन से किस प्रकार की मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी बनेगी, ब्लैक सॉइल बनेगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, नंबर एक ध्यान रखना, ऐसा इसलिए होगा, काली मिट्टी का विकास होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि बेसोल्टिक लावा है ना, और बेसोल्ट में आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। आयरन मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है तो कलर उसका डार्क है। ठीक, डार्क कलर है, आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है,
उसके डेनिवेशन से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होगा। अभी इसकी जगह अगर हम पैतृक शैलों में अगर हम बात कर लेते हैं, उत्तर भारत के का जो मैदान है ना, उत्तर भारत के मैदान में निक्षेपण से, अवसादों के निक्षेपण से, हिमालयी अवसादों के निक्षेपण, जैसे लिखता हूं मैं, हिमालयी अवसादों के निक्षेपण से, हिमालयी अवसादों के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी का विकास हुआ है? तो यहां पर बनी है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा का विकास हुआ है। ठीक है, अब काली मृदा का विकास हुआ है आग्नेय चट्टान से। ध्यान रखिएगा, है तो इग्नियस रॉक ना, ज्वालामुखी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप जो क्रिया हुई है वो क्या है? उससे जो चट्टान बनी है इग्नियस रॉक है। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ इग्नियस रॉक से, इसलिए इसमें आपको धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, जबकि जलोढ़ मिट्टी का ये जो बना है ये है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक, तो यहां पर आपको धात्विक नहीं बल्कि कैसे खनिज मिलेंगे? आपको अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स यहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक, तो कुल मिला के पेरेंट रॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उच्चावच मैंने आपको बता ही दिया है ना, टोपोग्राफी या रिलीफ फीचर, बहुत अगर ढालदार भूमि होगी, ऐसा अगर उच्चावच होगा तो यहां पर क्षरण ज्यादा होगा, है ना, क्षरण ज्यादा होगा, तो ठीक प्रकार से यहां पर सॉइल डेवलप नहीं हो पाएगी। यही अगर इसकी बजाय अगर ऐसा समतल भूमि है, समतल भूमि है तो डिपोजिशन अच्छे से होगा, निक्षेपण अच्छे से होगा। तो डिपोजिशन बेहतर होने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, डिपोजिशन बेहतर ढंग से होने की वजह से यहां पर ये कैसी होगी? ये परिपक्व संरचना यहां मृदा की कैसी होगी? मजबूत संरचना होगी। मजबूत संरचना होगी तो ये भूमि कैसी होगी? ये मिट्टी कैसी होगी? ये उपजाऊ अधिक होगी, फर्टाइल सॉइल होगी, है ना। फिर मैंने कहा टाइम, टाइम का क्या रोल है? तो टाइम का रोल है मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल, है ना, OAB अलग अलग लेयर होते हैं ना, वो याद रखना है। तो ये कुल मिला के बेसिक बात आपको इतनी याद रखनी है। ठीक है, और अगर कार्बनिक पदार्थ कहीं पर ज्यादा है, कार्बनिक पदार्थ अगर ज्यादा है तो वो वहां पे ह्यूमस, मिट्टी में क्या आता है? ह्यूमस आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब अगर हम इसके अलावा MP में सॉइल का क्लासिफिकेशन देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें सॉइल का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण अगर देखें तो एक तो काली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, मिक्स्ड सॉइल है, ध्यान रखें मिक्स्ड है। अब ICAR के क्लासिफिकेशन में मिक्स्ड सॉइल नाम की कहीं कोई सॉइल नहीं है। ICAR के क्लासिफिकेशन में मिक्स्ड सॉइल नाम की कोई सॉइल नहीं है। ठीक है, 8 मिट्टियां बताई हैं ICAR ने और उसमें मिक्स्ड नाम की कोई सॉइल नहीं है। MP में मिक्स्ड सॉइल है। अब इसका मतलब क्या है? तो ये मिक्स्ड सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ एलुवियल एंड रेड येलो सॉइल। जो मिश्रित मिट्टी है वो जलोढ़ और लाल पीली मृदा का ही मिश्रण है। उधर हम बात कर लेते हैं, जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश में मिलती है, यस, लगभग अगर हम बात करें तो जलोढ़ मृदा MP में 3 से 7% के आसपास जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और अगर काली मिट्टी का भी क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। छिछली काली सबसे साउदर्न पार्ट में, सबसे दक्षिणी भाग में आपको मिलती है। ओवरऑल अगर हम तीनों का परसेंटेज देख लें तो 45 to 50% के आसपास आपको ये सॉइल देखने को मिलती है, लगभग 45 से 50%। और लाल पीली मृदा की बात करें तो ये भी 35 to 37% के आसपास लाल पीली मिट्टी मिलती है। और मिक्स्ड सॉइल की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक तो जलोढ़ मिट्टी मैंने बताया 3 से 7% है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मध्य प्रदेश के लगभग 2.5% क्षेत्र में मिलती है। और 6 to 7% क्षेत्र में आपको ये वाली सॉइल देखने को मिलती है, मिक्स्ड सॉइल। मिक्स्ड सॉइल का कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है दरअसल, क्योंकि वो मिक्स है ना, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मिक्स है तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो जलोढ़ के साथ भी मिक्स हो रही है और वो रेड येलो के साथ भी मिक्स हो रही है, तो इसका कोई सर्टेन परसेंटेज नहीं है। फिर भी कुछ लोग बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 5 से 7 या 6 से 7% भूभाग पर
ये वाली मिट्टी मिलती है। तो आपसे पहले ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी मिलती है, तो आप बताएंगे सर सबसे अधिक जो मिट्टी है वो है ब्लैक, और ब्लैक के बाद है रेड येलो। नंबर 1 पर ब्लैक सॉइल है, दूसरा रेड येलो सॉइल है, लाल पीली मिट्टी है, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी, ध्यान रखना है, अलूवियल यानी जलोढ़, तीसरे नंबर पर यह आती है। तो ब्लैक सॉइल, फिर रेड येलो सॉइल, फिर उसके बाद एलुवियल सॉइल, फिर मिक्स्ड, और मिक्स्ड का कोई परसेंटेज सेट नहीं है तो फिर मिक्स्ड एंड लेटराइट और मिक्स सॉइल उसके बाद आती है। तो ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है वो। अब इस मैप को आप देखिएगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। इस मैप में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसी को बोलते हैं आपका सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स। मैं एक एक मिट्टी पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो मध्य प्रदेश का आपको भूभाग दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर से जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश के जलोढ़ मिट्टी का भूभाग है। ठीक, एमपी की फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप पढ़ें ध्यान से तो ये वाला हिस्सा आता है मध्य भारत का पठार, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसको बोलते हैं मध्य भारत का पठार। इसी को कहते हैं सरसों की हांडी भी बोला जाता है। इसमें भिंड है, मुरैना है, शिवपुरी है, श्योपुर है, ग्वालियर है, अशोकनगर है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। दोस्तों ये जो मिट्टी है बनी है चंबल और उसकी सभी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से। चंबल नदी का प्रवाह है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी है यहां पर, तो चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बहाकर लाया गया जो सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन है उससे यहां पर जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। ऊपर यमुना नदी फ्लो हो रही है, ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज आप कह सकते हो, यमुना की ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से यहां पर एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट हुआ। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इस मिट्टी में कमी है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इस मिट्टी में कमी है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी है। वैसे आप देखोगे भारत की 95% सॉइल्स में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस भी यूजुअली कम मिलता है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस कम है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन कम है, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस भी नहीं है। जलोढ़ मिट्टी किसमें रिच है, तो जलोढ़ मिट्टी रिच है पोटाश में, पोटेशियम में और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर में। तो चूना पत्थर और पोटेशियम में ये मिट्टी रिच है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा गेहूं, चना, सरसों, मोटे अनाज और गन्ने के लिए अनुकूल है। स्थानीय स्तर पर जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी या कछारी मृदा भी कहते हैं। अवसादों के निक्षेपण से बनी हुई है, और मैंने कहा था प्रकृति से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बताएंगे सर इसकी प्रकृति उदासीन है। प्रकृति उदासीन मींस न्यूट्रल, मींस पीएच इसका बैलेंस है। अब पीएच बैलेंस है, ध्यान से सुनिएगा, पीएच इसका बैलेंस है, पीएच बैलेंस है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब मिट्टी न्यूट्रल है। नदियों के द्वारा प्रवाहित अवसादों के निक्षेपण से मध्य भारत के पठार में शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, ठीक है, गुना भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकृति पीएच मान 6.7 के आसपास है यानी न्यूट्रल है। खनिज चूना पत्थर, पोटाश, फास्फोरस की प्रचुरता है। लॉ एस, नाइट्रेट, ह्यूमस की कमी। ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में लॉ एस भी नहीं है। लॉ एस कैसे होंगे, हिमालयी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो उसमें आयरन और मिलने की संभावना तो है ही नहीं। गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा, गन्ना, तिलहन इसके लिए उपयोगी। ठीक, चलिए एक बार वापस मैप में आते हैं। एमपी के 3 से 7% हिस्से में पाई जाती है। दूसरी सॉइल है सर ब्लैक सॉइल। आप देखोगे ब्लैक सॉइल का 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहली चीज सुन लीजिए, काली मिट्टी का निर्माण मध्य प्रदेश में डेक्कन ट्रैप में है। अब ये जो मालवा का पठार है, ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं मालवा का पठार, ठीक, मालवा का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल को यहां पर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है साधारण काली मिट्टी, 36% हिस्से पर पाई जाती है। उसके बाद गहरी काली मिट्टी, यानी मालवा के पठार का जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर गहरी काली मिट्टी मिल रही है, और सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर शैलो ब्लैक सॉइल, छिछली काली। शैलो क्यों, छिछलापन क्यों है, बहुत छिछला है। छिछला है इसका मतलब ये ढालदार भूमि है, ढालदार पहाड़ी क्षेत्र है। ये सतपुड़ा पर्वत की यहाँ पर छोटी छोटी हिल्स हैं, तो इन हिल्स में ब्लैक सॉइल का यहां पर डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए शैलो ब्लैक सॉइल है। तो यहां पर यूजुअली आप देखोगे तो कॉफी, जैसे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में कॉफी का कल्टीवेशन होता है। एक जगह है बैतूल जिले में कोकरू हिल्स, सतपुड़ा पर ही है, इसी कोकरू हिल्स पर कॉफी का उत्पादन होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों, कॉफी का उत्पादन वहां पर होता है जहां भूमि ढालदार होती है। समुद्र तल से तकरीबन 600-700 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन ज्यादा बेहतर ढंग से हो सकता है। ठीक है, तो ये छिछली काली मृदा का यहां पर विकास हुआ। छिछली काली मृदा लगभग 7.1% हिस्से में है, 36% ये है, और लगभग 5 to 7% हिस्से में आपको ये वाली गहरी काली मिट्टी मिल रही है। ठीक है, अब
इस मिट्टी में निर्माण कैसे हुआ है? बेसोल्टिक लावा के अनाच्छादन से। इस भूभाग पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, दरारी उद्भेदन हुआ था, यस और नो, और उस दरारी उद्भेदन से बेसोल्टिक लावा बाहर निकला और उस बेसोल्टिक लावा के ठंडा होकर जम जाने के बाद उसका डेन्यूडेशन हुआ, अनाच्छादन हुआ, अपर्दन अपक्षय हुआ और उससे फिर ब्लैक सॉइल बनी। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में, नंबर 1 याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेवल पर ब्लैक सॉइल को चेरनोजम सॉइल भी कहते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, ब्लैक सॉइल एक ऐसी सॉइल है जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यानी जल को अवशोषित करने की क्षमता या जल धारण करने की क्षमता इसकी बहुत अधिक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, रेगोर चेरनोजम बोलते हैं उच्च जल धारण क्षमता है, और जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरार आ जाते हैं, तो आसानी से वायु का प्रवाह मिट्टी में आसानी से अंदर हो जाता है, जो मृदा को और अधिक उपजाऊ बनाता है। इसलिए इसको स्वतः जोत की मृदा, सेल्फ फ्लो सॉइल भी इसको कहते हैं। ब्लैक सॉइल में सोयाबीन, चना, मिर्च, कपास, तिल, मूंगफली, मक्का, इन सब का आराम से उत्पादन होता है, और इसको बोलते हैं काली कपासी मृदा। मध्य प्रदेश में उज्जैन में सोयाबीन सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। खरगोन में कपास सबसे ज्यादा हो रहा है, और उज्जैन और खरगोन दोनों काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। गेहूं का भी अच्छा उत्पादन इस मिट्टी में होता है। लौ अयस्क है, चूंकि बेसोल्टिक लावा से बना है। बेसोल्टिक लावा में लौ अयस्क भी है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी, ये सब मौजूद है, ये सब तत्व। तो लौ अयस्क है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, चूना पत्थर है, इसकी तो प्रचुरता है। लौ अयस्क, मैग्नीशियम, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, एल्यूमिनियम, इन सब की अधिकता है। कमी किसकी है? तो कमी है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की, इस मिट्टी में कमी है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं, इस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो देख लीजिए, गहरा काला रंग इसका क्यों है? टिटेनीफेरस ऑक्साइड्स के कारण इस मिट्टी का रंग गहरा काला है, ठीक है। चेरनोजम है स्वतः जोत की मृदा कहते हैं, नमी धारण करने की क्षमता। मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, इन तीनों भाग में यह पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, मालवा पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी मिलती है, ठीक है। प्रकृति कैसी है इसकी? क्षारीय है। मोंट मोरिलोनाइट क्ले इस मिट्टी में मिलती है। ध्यान रखना है, इस मिट्टी की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। चूना पत्थर मिल रहा है तो इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। मोंट मोरिलोनाइट नामक क्ले इसमें मिलता है, 7.5 से 8.5 के बीच में इसका पीएच वैल्यू है, ठीक है। खनिज की बात करें तो लौ अयस्क, चूना पत्थर की इसमें प्रचुरता है, ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन की इसमें कमी देखने को मिल रही है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ब्लैक सॉइल के बाद हम बात कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश में दूसरे सबसे ज्यादा नंबर पर पाई जाने वाली मिट्टी है, लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा का जो क्षेत्र है वो एक तो बुंदेलखंड का पूर्वी हिस्सा, नंबर 1, दूसरा बघेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार है, यह मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार, और तीसरा रीवा पन्ना पठार भी इसमें शामिल है। तो बघेलखंड पठार, रीवा पन्ना पठार, बुंदेलखंड के पठार का कुछ हिस्सा जिसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बेसिकली लाल इसको क्यों बोलते हैं? लाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें FeO मौजूद है, यानी आयरन के ऑक्साइड्स मौजूद है, ठीक। आयरन के ऑक्साइड्स मौजूद हैं, इसलिए इस मिट्टी का रंग लाल है। फिर पीली क्यों कह रहे हैं? जब यही आयरन के ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मिट्टी कैसी हो जाती है? तो ये मिट्टी पीली हो जाती है, ठीक। इसलिए इसको लाल पीली मृदा भी कहते हैं। जल योजित मृदा, स्टेटमेंट में कभी ये लिख के आ जाए ये लाल पीली मृदा जल योजित मृदा है, आप बोलेंगे सर सही है, लाल FeO के कारण लाल है, आयरन के ऑक्साइड्स के कारण, लेकिन उन आयरन के ऑक्साइड्स की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो वो कैसा होता है? येलो। तो उसके जल योजन के कारण इस मिट्टी का रंग सफेद पीला हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है, अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस की हर जगह कमी मिल रही है। आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन से इसका निर्माण हुआ है। आर्कियन, धारवाड़ और विंध्यन क्रम की जो चट्टाने हैं उनके अनाच्छादन से लाल पीली मिट्टी बनी है। लाल पीली मिट्टी में चूना पत्थर मौजूद है, लाल पीली मिट्टी में लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन भी इसमें मौजूद है। तो चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर दोनों इस मिट्टी में मौजूद है, ठीक है। आयरन के ऑक्साइड्स के कारण इस मिट्टी का रंग लाल है, वाटर के साथ रिएक्शन होती है, जलयोजित मृदा कहती है, अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति की है, ठीक। बेसिकली ध्यान रखना, लेकिन इसमें अम्लीय प्रकृति मिलती है इसलिए, और अम्लीय प्रकृति की जो मृदा होती है वो धान की खेती के लिए बड़ी उपयुक्त है, इसलिए लाल पीली मिट्टी में, यहाँ रीवा में आप देखते हो तो धान का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रीवा में हो रहा है। स्थानीय स्तर पर इस लाल पीली मिट्टी को डोरसा और चलका भी कहते हैं, डोरसा और चलका भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है बात। यहां पर कुछ बातें लिखी हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी, आर्कियन, धारवाड़, यहां से गोंडवाना हटा दीजिए, आर्कियन, धारवाड़,
विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन से, बघेलखंड, रीवा, पन्ना, पठार मिलती है। सारी बातें यहाँ पे लिखी। आयरन के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। जल योजित मृदा के कारण यह मिट्टी पीले रंग की होती है। ठीक है, और इधर आप देखोगे तो खनिज कौन कौन से मिल रहे हैं, मैंने आपको ये ध्यान रखिएगा, धान, मक्का, मूंगफली, तिल, तंबाकू, उड़द। अब देखो उड़द लिखा हुआ है, छतरपुर में उड़द का उत्पादन काफी होता है, छतरपुर में उड़द का उत्पादन काफी अधिक होता है। धान का उत्पादन रीवा में काफी अधिक होता है। मूंगफली का उत्पादन, फिर तंबाकू में भी, इस क्षेत्र में तंबाकू का भी उत्पादन हो रहा है, मूंग का उत्पादन भी हो रहा है। मूंग जैसे दमोह वाला रीजन है, वहां मूंग का उत्पादन हो रहा है। केला, संतरा, इन सब का उत्पादन इस मिट्टी में आसानी से होता है। लाल पीली, हाँ काली मिट्टी जितनी उपजाऊ ये वाली मिट्टी नहीं है। आप सोचें कि जितनी काली मिट्टी उपजाऊ है उतनी ही उपजाऊ मृदा ये है, उतनी नहीं है। ठीक है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। सिंचाई एवं उर्वरक की अधिक आवश्यकता हो, ध्यान रखना है, ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि आपसे कि सर बताओ जो ये मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इस पे स्टार लगा रहा हूं, है ना। हो सकता, क्योंकि लेटराइट मृदा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है ना। लेटराइट मृदा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक, मध्य प्रदेश के लगभग 37%, 35 to 37% हिस्से पर ही पाई जाती है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज, दूसरा हम देखेंगे मिश्रित मृदा देख लेते हैं। अब मिश्रित मृदा की कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, क्योंकि कोई एक्सक्लूसिव सॉइल नहीं है मिश्रित मृदा। मिश्रित मृदा का नाम ही इसलिए पड़ा हुआ है बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ अलूवियल सॉइल एंड रेड येलो सॉइल। जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का थोड़ा बहुत जहां मिक्सचर मिल रहा है ना, उसको उन्होंने बोल दिया मिक्स्ड सॉइल कह दिया। ठीक है, सिंचाई की इसमें जरूरत होती है। मध्य प्रदेश में कहां मिल रही है, तो बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है, बुंदेलखंड के पठार में आपको ये मिट्टी मिल रही है। गेहूं, मोटे अनाज और दलहन के लिए ये उपयुक्त है। गेहूं, मोटे अनाज और दलहन के लिए मिट्टी उपयोगी। क्लियर। नेक्स्ट एक और बात समझ लेते हैं। यहां पर एक और मिट्टी है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल आपको मिलती है वहां पर जहां पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा है। मध्य प्रदेश में उच्च वर्षा मिलती है आपको बालाघाट में, मध्य प्रदेश में उच्च वर्षा मिल रही है आपको नर्मदापुरम में, है ना, और थोड़ा बहुत आपको छिंदवाड़ा और सिवनी। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर लेटराइट मिट्टी मिल रही है। और लेटराइट मिट्टी, ध्यान से सुनिएगा, जो बागानी फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उसके लिए बड़ी उपयोगी है। कॉफी, चाय, रबर, सिनकोना, इन सब के लिए बड़ी उपयोगी है। ठीक है, तो अधिक वर्षा की वजह से लेटराइट मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? लेटराइट मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन। लेटराइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? तो जो निक्षालन के हाई रेनफॉल की वजह से मृदा के ऊपरी संस्तर में मौजूद जो तत्व होते हैं वो निक्षालित होकर कहां चले जाते हैं? मृदा के निचले परत में। ठीक, उसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। तो लेटराइट है, अधिक वर्षा की वजह से यहां पर होता है निक्षालन। लगभग 2.5% भूभाग पर यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है। आयरन और एल्यूमिनियम की इस मिट्टी में दिखता है। इस मिट्टी की प्रकृति कैसी है? तो ध्यान रखना है, लेटराइट मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ध्यान रखना है। लेटराइट सॉइल कैसी है? एसिडिक इन नेचर। ठीक, भारत में सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी तो आपको वहां मिलती है जहां बारिश सबसे ज्यादा है। वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, यहां पर लेटराइट मिट्टी ज्यादा मिलती है। निक्षालन शब्द याद रखना है, प्रोसेस ऑफ लीचिंग की वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है यहां पर, लीचिंग प्रोसेस से उच्च वर्षा और उच्च तापमान, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां वर्षा हो रही हो, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, है ना, यहां पर ये मिट्टी मिल रही है। प्रकृति कैसी है सर इसकी? अम्लीय है। सिलिका, एल्यूमिनियम, लौह अयस्क, मैग्नीज की प्रचुरता है। चूना पत्थर, पोटाश और ह्यूमस की कमी है। चूना पत्थर की कमी है, इसलिए मिट्टी कैसी है? एसिडिक है। इसलिए मिट्टी कैसी है? एसिडिक। ध्यान रखिए, देखो लिखा है ना, सिलिका इसमें मौजूद है। ठीक, सिलिका मौजूद है तो मिट्टी एसिडिक है। चूना पत्थर की कमी है इसलिए मिट्टी एसिडिक है। ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें होती हैं? काजू, रबर, कॉफी, तंबाकू, सिनकोना। मध्य प्रदेश में लेकिन क्या हो रहा है, इसमें बैतूल में जो कोकरू हिल्स है वहां पर कॉफी का उत्पादन होता है, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक, अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछे कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, तो आप बता देंगे ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप, वन उन्मूलन है, इससे मृदा की संरचना कमजोर होती है। बहुत ज्यादा एनिमल ग्रेजिंग होगी तो उससे भी मृदा कमजोर पड़ जाएगी। खनन एवं विनिर्माण गतिविधियों से भी ऐसा होता है। अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, यानी ढाल की विपरीत दिशा में अगर आप जुताई करेंगे, ढाल के विपरीत दिशा में अगर आप जुताई करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर आपको, हो सकता है कि मृदा का क्षरण वहां पर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ढाल की विपरीत दिशा में जुताई नहीं करना है। अब अगर हम लास्ट में जल अपर्दन देख लें, तो जल अपर्दन 4 चरणों में होता है, उसको हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है।
एक तो है क्षैतिज अपर्दन और दूसरा है ऊर्ध्वाधर अपर्दन, राइट। क्षैतिज अपर्दन के अंतर्गत पहला जो स्टेज है वो है बूंद या बौछार अपर्दन, इसको हम स्प्लैश इरोजन कहते हैं। वर्षा की बूंदें नीचे गिरती हैं, मिट्टी में जैसी गिरती है मिट्टी के कुछ कण निकलकर बाहर आते हैं। नेक्स्ट स्टेज में जो कण बाहर निकल कर आए हैं वो जल के साथ बहकर आगे निकल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं परत अपर्दन या शीट एरोजन। मृदा के ऊपरी परत में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों का उससे ह्रास होता है, इसलिए शीट एरोजन या परत अपर्दन को किसानों की मृत्यु की संज्ञा भी दी गई है। ऊर्ध्वाधर अपर्दन में आ जाते हैं, यानी तीसरा स्टेप है वो है रिल, छोटी छोटी नलिकाएं या छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, और वही नालियां जब गहरी हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं अवनालिका अपर्दन, गली एरोजन, ठीक। और अवनालिका अपर्दन से किसका निर्माण होता है? बीहड़ का निर्माण होता है, चंबल के बीहड़। सुन रहे हैं बात क्या? चंबल के बीहड़। समस्या कहां देखने को मिल रही है? भिंड और मुरैना में ये समस्या देखने को मिल रही है, इसलिए मुरैना में ही बीहड़ अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है, ताकि जो मिट्टी खराब हुई है उसको कैसे रिजुविनेट किया जा सके, उस मिट्टी को कैसे ठीक किया जा सके, ठीक है। तो मृदा अपर्दन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भूलना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको टोटल जो बातें बताई उसको याद रखना है। मृदा अपर्दन वाला टॉपिक आपको बताया, मिट्टी के कितने अलग अलग प्रकार हैं वो भी हमने डिस्कस किए। यहां से प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन 100% बनेगा, डायरेक्ट भी बन सकता है और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा ना गहराई में इसको पढ़िएगा, इन डेप्थ पढ़िएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अगर आप MBPSC फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड में इंदौर में क्लासेस चली रही हैं, ऑनलाइन मोड पर भी क्लासेस चल रही हैं। ये सारे फीचर्स हैं, 500+ क्लासेस हैं, 2 साल तक आप इसको बार बार देख सकते हैं अपनी क्लासेस को। 2 वर्षों तक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिल रही है। और ज्यादा इन कोर्सेज की डिटेल चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप क्लिक करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। MP ज्योग्राफी के और भी वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि आप प्रीलिम्स की तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सकें MP ज्योग्राफी में। थैंक यू सो मच।